गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज जो है हम लोग सबसे पहले यहाँ सेट नंबर 85 जो है कॉमन पेपर का इसका डिस्कशन शुरू करेंगे। और इसके बाद 85 के बाद जो है ये एक्चुअली में ध्यान रखिएगा कि ये टेस्ट जो है कल हुआ था, ठीक है, और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इसका डिस्कशन हो नहीं पाया था, तो डिस्कशन आज हो रहा है। और इसके बाद आज का जो टेस्ट हुआ है वो है सेट नंबर 86, ठीक है। तो 85 के बाद हम लोगों का प्रयास होगा कि आज ही हम लोग 86 को पूरा करें, ये हमारा प्रयास होगा। तो इसमें कमिटमेंट नहीं है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम लोग इसको भी प्रयास करने का जो है पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो एक्चुअली हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, ठीक, क्या कह रहा है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, वॉल्यूम सही है, पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी, ठीक है। पुर्तगालियों द्वारा जो स्थापित की गई थी उस फैक्ट्री का नाम पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर उसका क्या हो गया? बी, यानी हुगली। हुगली जो है ये पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई फैक्ट्री थी। यहाँ ध्यान रखिएगा कि भारत में सबसे पहले आए कौन थे? पुर्तगाली ही आए थे, ठीक है। पुर्तगाली के बाद डच आए, जिसको हम हॉलैंड निवासी भी कहते हैं, डच के बाद आपके पास आए अंग्रेज के बाद आए थे डैन, और डैन के बाद सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें अंग्रेज जो है इनकी प्रथम जो फैक्ट्री है, प्रथम फैक्ट्री ये स्थापित की गई थी कहाँ? ये स्थापित की गई थी सूरत में 1608 ईस्वी में, ठीक है। फ्रांसीसी की जहां तक बात है, प्रथम जो फैक्ट्री है, प्रथम फैक्ट्री ये स्थापित की गई थी 1668, कहाँ? सूरत में स्थापित की गई थी। पुर्तगाली की पहली फैक्ट्री जो है वो कालीकट में स्थापित हुई, कालीकट में फर्स्ट फैक्ट्री, लेकिन उसको बंद करवा दिया गया था। जो बाद में उसको जमोरिन ने बंद करवा दिया और बाद में चल के पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना की। व्यापारिक कोठी की स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। जहां तक बात रह गई डच की, तो ये डच जो थे इन्होंने 1605 ईस्वी में जो है प्रथम फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में स्थापित की थी। कहाँ की थी? मुसलीपट्टनम में स्थापित की थी, पट्टनम में स्थापित की थी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास करेक्ट आंसर फर्स्ट का निकल के आया बी। करेक्ट आंसर फर्स्ट का निकल के आया बी। मैथ का सॉल्यूशन, हाँ मैथ का सॉल्यूशन भी होगा मेरे आकाश दोस्त, ठीक है, मैथ का भी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अवध का अंतिम नवाब एक्चुअली में कौन था? देखिए अवध जो है ये सबसे पहले तो मुगल वंश के शासन के अंदर ही था। बाद में चल के क्या था कि बुरहान उल मुल्क जो उस समय मुगल वंश के अंतर्गत अवध का प्रमुख व्यक्ति था, शासनकार था, ठीक है, वो जिसको बाद में जिसका नाम सादत अली भी है, इसी को सादत अली भी कहा जाता है, सादत अली। बाद में इसने अपने आप को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया, स्वतंत्र शासक, और यहीं से अवध एक अलग क्षेत्र के रूप में भारत में उभरा, ठीक है। तो एक था बुरहान उल मुल्क, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया, उसको शहादत अली भी कहते हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो है इसका बेटा बना, ये सफदर जंग था, सफदर जंग दूसरा इसका बेटा, जिसको हम वजीर अली भी कहते हैं, वजीर की उपाधि इसने ली थी, वजीर अली। दूसरा प्रमुख शासक इसका यही था, ठीक है, सफदर जंग, बुरहान उल मुल्क, सफदर जंग। उसके बाद जो है सुजाउद्दौला, जिसके टाइम पे बक्सर की लड़ाई हुई, सुजाउद्दौला है ना, बक्सर की लड़ाई हुई थी। फिर साउफदौला एक ये भी था, साउफदौला। और सबसे अंतिम जो नवाब वहां बना वो था वाजिद अली खान। तो दो का करेक्ट आंसर जो है वो आपके पास क्या आ रहा है? ए आ रहा है। अंतिम नवाब जो था वो अवध का, वो कौन था? वाजिद अली खान। सीरीज ये चला, बुरहान उल मुल्क, सफदर जंग, सुजाउद्दौला, साउफदौला, और सबसे अंत में आ गया आपके पास वाजिद अली खान। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि शहादत अली का दूसरा नाम क्या था, या बुरहान उल मुल्क को क्या कहते थे? तो शहादत अली कहते थे। सफदर जंग वजीद अली हो गया, ठीक है। इस प्रकार से करेक्ट आंसर हमारे पास सेकंड का ए निकला। सुजाउद्दौला के टाइम पे बक्सर की लड़ाई हुई थी, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में। इसकी जो सुजाउद्दौला किसमें क्या हुई थी? हार हुई थी। इस पे 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था।
50 लाख का जुर्माना अंग्रेजों ने इस पे लगाया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या निकला? सेकंड का ए निकला। सेकंड का करेक्ट आंसर ए निकला। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइए। मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? एक्चुअली क्वेश्चन ये है, मंगल पांडे, देखिए ध्यान दीजिए एक बात को, 1857 का जो विद्रोह होता है, 1857 का जो विद्रोह होता है, ठीक है, विद्रोह 1857 का, इसमें प्रथम शहीद माना गया था किसको? प्रथम शहीद माना गया था किसको? मंगल पांडे को। ध्यान दीजिएगा, मंगल पांडे को प्रथम शहीद माना गया था। मंगल पांडे ने बैरकपुर से, बैरकपुर छावनी जो है 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था। 34वीं रेजिमेंट का ये जो है ये सिपाही था, और इसने जो है क्या किया था, मंगल पांडे के द्वारा इन्होंने क्या किया था कि लेफ्टिनेंट पारो और मेजर सार्जेंट जो थे, इनकी हत्या कर दी थी गोली मारकर। ठीक है, उस समय बैरकपुर का जो कमांडिंग ऑफिसर था उसका नाम था हैडसे। तो कहा जाता है कि यहीं से जो है 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी 34वीं रेजिमेंट का सिपाही, जिसका कमांडिंग ऑफिसर हैडसे था, और मंगल पांडे ने वहीं के लेफ्टिनेंट बारो मेजर सार्जेंट की हत्या की। हत्या करने के बाद फिर इन पर मुकदमा चला मंगल पांडे पर, और इनको एक्चुअली में फांसी की सजा दी गई। फांसी की सजा इनको एक्चुअली में दी गई। वो डेट था 8 अप्रैल 1973, सॉरी 8 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857। तो करेक्ट आंसर निकला ए, थर्ड का करेक्ट आंसर आया ए। ठीक है, 3 का करेक्ट आंसर ए आया। 8 अप्रैल को इनको ये प्रथम शहीद माने गए, ये भी ध्यान रखना है। 1857 विद्रोह के प्रथम शहीद कौन थे? तो मंगल पांडे को माना गया। ठीक है, जी बिल्कुल। ये एक्चुअली में मैं छुट्टी नहीं करता हूँ, छुट्टी तो हम लोगों का ट्रेडिशन है, त्योहार है, तो उसमें हो जाता है ना। हाँ, नहीं डिस्कशन कंटिन्यू था, बीच में छुट्टी थी इसलिए डिस्कशन तो कल भी हुआ था। ठीक है, अब से कंटिन्यू ही रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आप लोग जानते हैं आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा मुंबई में की गई थी। मुंबई में स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा कि इसका मुख्यालय जो है, मुख्यालय बाद में स्थापित किया गया, मुख्यालय स्थापित किया गया था लाहौर में 2 वर्ष के बाद। ये भी ध्यान रखिएगा, कहां? लाहौर में। आर्य समाज का जो मुख्यालय था वो मुंबई से हटा के कहां स्थापित हुआ? तो लाहौर में स्थापित हुआ। आर्य समाज की कुछ विशेष बातें, वेदों की ओर लौटो, ये एक्चुअली में इनका स्लोगन था दयानंद सरस्वती का, और यही कहना था आर्य समाज का भी था। इसने स्वदेशी पर ज्यादा जोर दिया तथा हिंदी भाषा के विकास की बात की। स्वदेशी हिंदी को बढ़ावा देने की बात की। किसने की? तो इसने आर्य समाज ने की। उसके बाद तीसरे पॉइंट की अगर हम चले, आर्य समाज का वेदों की ओर लौटो तो वही था। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की गई थी। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, दयानंद सरस्वती के द्वारा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि दयानंद सरस्वती का एक स्टेटमेंट सबसे महत्वपूर्ण है कि ये भारतीयों के लिए है। पहली बार अगर किसी व्यक्ति ने इस बात को कहा तो वो थे दयानंद सरस्वती, यानी विदेशियों के लिए भारत नहीं है, भारत भारतीयों के लिए है। ये दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया था। करेक्ट आंसर 4 का क्या निकला? बी निकला। करेक्ट आंसर निकला 4 का बी। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने वाला था? आप जानते हैं कि उदारवादी जो व्यवस्था है, इस उदारवादी व्यवस्था में आप क्षमा, याचना, अनुनय, विनय, यानी कुल मिला के इंग्लिश में कहें तो एक शब्द आता है रिक्वेस्ट कर ब्रिटिश सरकार से और भारतीय नेता जो किसी काम को करवाना पसंद करते थे या करते थे, उनको उदारवादी के रूप में जाना गया था। जैसे गोपाल कृष्ण गोखले ये थे। जैसे
फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता जैसे, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ये सब मुख्य रूप से उदारवादी थे। ठीक है, और इन उदारवादी के विचार को आगे बढ़ाने वाला जो अखबार था वो एक्चुअली में न्यू इंडिया था, जिसको जो एनी बेसेंट की पत्रिका थी, एनी बेसेंट की पत्रिका थी। एनी बेसेंट की एक और अखबार थी कॉमनवेल, कॉमनवेल, कॉमनवेल तथा जो न्यू इंडिया है, न्यू इंडिया, ये अखबार एक्चुअली में होम रूल आंदोलन के दौरान काफी लोकप्रिय हुआ। होम रूल आंदोलन के दौरान अपने प्रचार प्रसार के लिए काफी फेमस हुआ। ठीक है, तो उदारवादियों के लिए न्यू इंडिया था। लीडर जो है ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा लिखी गई थी। मदन मोहन मालवीय का अखबार था, मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। यंग इंडिया तो महात्मा गांधी का है, महात्मा गांधी। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि जो उदारवादी थे वो यही थे, और जो गरम दल के लोग हैं, गरम दल के लोग, ये एक्चुअली में हड़ताल, विरोध प्रदर्शन जैसे शस्त्रों का इस्तेमाल करते थे, शस्त्रों का प्रयोग करने के ऊपर ये सहमत होते थे। इसमें 3 थे, लाला लाजपत राय, लाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल और पाल, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, ये सब जो हैं एक्चुअली में गरम दल के नेताओं में शामिल थे। तो 5th का करेक्ट आंसर क्या निकला हमारे पास? ए निकला। 5 का करेक्ट आंसर हमारे पास निकला ए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं, या इसको दूसरे रूप में कहें तो मैं नास्तिक क्यों हूं। मैं नास्तिक क्यों हूं, ये जो पुस्तक है ये एक्चुअली में भगत सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। भगत सिंह के द्वारा, याद रखिएगा इस बात को, भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को जो है ये 23 मार्च 1931 को, जिस दिन भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस, ये लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस के तहत इनको फांसी की सजा दी गई थी, फांसी दी गई थी। और इसके साथ 2 और व्यक्ति थे, सुखदेव, ये क्रांतिकारी, और राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, इन 3 को 23 मार्च 1931 को जो है क्या हुई थी, फांसी दी गई थी। ठीक है, भगत सिंह। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं, एक्चुअली में इन्हीं की पुस्तक है। ठीक है, मैं नास्तिक क्यों हूं। इसके साथ साथ इंडिया डिवाइडेड जैसी पुस्तक, जिस पर क्वेश्चन बार बार आता है, इंडिया डिवाइडेड, ये जो है एक्चुअली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक थी, ये भी आप याद रखेंगे, प्रसाद की पुस्तक थी। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। इंडियन कल्चर नामक जो पुस्तक है, इसको श्री अरविंदो के द्वारा लिखा गया था, अरविंदो के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ये 2 पुस्तक का नाम आप यहाँ पर याद रखेंगे। करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो निकल के क्या आया, 6 का बी आया। 6 का जो करेक्ट आंसर है वो बी आया। ठीक है, मैं नास्तिक क्यों हूं, ये भगत सिंह का। अच्छा, भगत सिंह जो है इनके 23 मार्च के दिन क्या शहीद दिवस बनता है, लिख दिया है, ये भी सही। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। एमके गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु एक्चुअली में थे गोपाल कृष्ण गोखले, यहाँ कोई डाउट नहीं है। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही महात्मा गांधी को जो है ये सिखाया था कि कैसे भारत में आगे बढ़ना है। अगर तुम भारत में रहना चाहते हो, भारत में अपनी सोच को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो भारतीय लोगों से तुम्हें मिलना जुलना होगा। ये एक्चुअली में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कहा गया था एमके गांधी को। करेक्ट आंसर सी है। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। ठीक है, जहां तक राजा राम मोहन राय की बात है, आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय के द्वारा
इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी, राजा की उपाधि दी गई थी, उपाधि दी गई थी। ठीक है, इनकी जो समाधि है, इनकी समाधि वो भारत में नहीं बल्कि ब्रिस्टल, ब्रिस्टल यानी ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में है, क्योंकि वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी, ब्रिटेन में है। ठीक है, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी तथा मिरातुल नामक अखबार का इन्होंने, मिरातुल जैसे अखबार का इन्होंने प्रकाशन करवाया था। तो कुल मिला के करेक्ट आंसर 7 का सी आया, 7 का क्या आया, सी आया। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। सन 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन जो 1922 में था, ये एक्चुअली में शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को, 1920 को ये प्रारंभ हुआ। इस दिन क्या हुई थी? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी, तिलक की मृत्यु हुई थी। तो इस वजह से क्या हुआ था कि तिलक कोष बनाया गया था, एक तिलक कोष, और उस तिलक कोष में 1 करोड़ रुपए जो है, 1 करोड़ रुपए कलेक्ट किया गया था आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ। कुछ महत्वपूर्ण बात इस आंदोलन की क्या हुई? कुछ महत्वपूर्ण बात ये, स्वशासन का लक्ष्य जो था, लक्ष्य त्याग कर, आंदोलन से पहले जो भारतीय नेताओं का लक्ष्य था स्वशासन त्याग कर स्वराज्य को लक्ष्य बनाया गया। पहला पॉइंट तो ये था कि हमें अपना राज्य चाहिए, पहला पॉइंट ये था। ठीक है, संपूर्ण देश के लिए हिंदी भाषा को स्वीकार किया गया, हिंदी भाषा जो है इसको स्वीकार किया गया था। ठीक है, संपूर्ण देश के लिए हिंदी भाषा को स्वीकार किया गया इस आंदोलन के तहत। तीसरी बात ये, महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी, कैसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने वापस की थी, महात्मा गांधी ने वापस की थी। तो इस प्रकार से हम देखें तो इस आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। 22 फरवरी 1922 को, ठीक है, ये जो है 5 फरवरी 1922 को चौड़ा चौड़ी में हिंसा भड़कने के कारण, 5 फरवरी 1922 को चौड़ा चौड़ी में हिंसा भड़क उठने के कारण, जो कि यूपी के गोरखपुर प्रमंडल में पड़ता था, इसको आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तो 8 का करेक्ट आंसर निकला सी जो है 8 का क्या निकला? करेक्ट आंसर निकला सी। ठीक है, 8 का करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पे सी। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? कत्था बनाने वाली जो अनुसूचित जनजाति है ना, ये खैरवाड़ जनजाति है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा ये जो है झारखंड के पलामू क्षेत्र जो है वहां पर ये मुख्य रूप से निवास करती है। झारखंड की कुछ अन्य जनजाति को ले तो हो मुंडा, उराव, संथाल, ये सब कुछ प्रमुख जनजाति है। ठीक है, अगर हम भारत की जनगणना के हिसाब से देखें, भारत की जनगणना को देखें अगर जनगणना, तो उसके हिसाब से कुल जनसंख्या का लगभग 8.5% जो है ये एसटी है, अनुसूचित जनजाति है। सबसे बड़ी बात यह भी ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में की कुल जनसंख्या का 21.1% जो पॉपुलेशन है यानी आबादी है वो एसटी की है, ये सभी राज्यों में सबसे बड़ी है, सभी राज्यों में सबसे अधिक है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, सभी राज्यों में सबसे अधिक एसटी कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। और भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.5% कहाँ? तो वो जो है पाया जाता है कहाँ? वो पाया जाता है भारत में एसटी। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि 21 यहाँ 8.6% टोटल आबादी है, 8.6% टोटल आबादी। तो ये अनुसूचित जनजाति हो गई।
यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि अंडमान की बात अगर करें, अंडमान निकोबार, ठीक है, निकोबार, तो यहां पर क्वेश्चन एग्जाम में आता है अंडमान निकोबार में आपके पास सेंटलिस, सेंटलिस, जाड़वा, सोमपेन, सोमपेन, ये जनजाति जो है मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, भील जो है, भील जनजाति, जनजाति समूह, समूह भारत की सबसे बड़ी समूह है, सबसे बड़ी जनजाति समूह है, जनजाति समूह। ठीक है, ये पॉइंट है। तो कुल मिला के आंसर जो आपके पास निकला 9 का क्या निकला, सी निकला। 9 का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, सी होगा, सी हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। सूखे स्थान की बात करें तो आप लेह को ले सकते हैं, सबसे सूखा स्थान है। इसको ठंडे क्षेत्र का मरुस्थल भी कहा जाता है, मरुस्थल, ठंडे क्षेत्र का मरुस्थल एक्चुअली में किसी को कहा जाता है तो वो लेह लद्दाख को कहा जाता है, इसमें लद्दाख भी शामिल होगा। ठीक है, कम क्षेत्र वाले में, सूखा क्षेत्र में जैसलमेर भी आएगा यहाँ जो है, और लेह जो है यहाँ पर कुल मिला के 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, कम वार्षिक वर्षा आपको प्राप्त होती है, वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, जैसलमेर और लेह, ये यहाँ पर आप देखेंगे गर्म क्षेत्रों का आपको मरुस्थल मिलेगा, मरुस्थल मिलेगा। मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, ठंडे क्षेत्रों का मरुस्थल हमारे पास कहाँ, लेह में मिलेगा। ठीक है, तो सूखा स्थान बेसिकली वही हो जहां पे बारिश की मात्रा बहुत ही कम होती हो। तो करेक्ट आंसर 10 का क्या निकला, सी निकला। करेक्ट आंसर 10 का क्या निकला, सी, सी जो है करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये एक्चुअली में पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट यहाँ पे 11 नंबर जो क्वेश्चन है, ये जो गेहूं है, प्लेडिस माइनर, खरपतवार इसमें होता है। धान जो है उसका खरपतवार बथुआ कहा जा रहा है। बथुआ एक्चुअली में धान में नहीं होता, बल्कि ये गेहूं में ही होता है। ठीक है, गेहूं का ही होता है। तो यहाँ पर ये जो बी नंबर ऑप्शन है ये आपके पास गलत है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो गया। मटर में प्याजी नाम का जो है ये खरपतवार उत्पन्न होता है। ठीक, अच्छा यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए, गेहूं की बात अगर करें तो इसमें रतुआ नाम का एक्चुअली में एक रोग लगता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोग। ठीक है, और धान जो है इसमें बकानी नाम का रोग लगता है। ध्यान दीजिएगा कि जो रोग होते हैं ना, ये एक्चुअली में फंगल होते हैं, फंगल रोग होते हैं। फंगल हम अगर कहें तो फफूंद, फफूंद के द्वारा इस प्रकार के रोग लगते हैं। एक बात और ध्यान रखना है, रतुआ रोग जो है मक्का में भी लगता है, मक्का में भी यह रोग लगता है। तो अगर इसमें रोग से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखिएगा, गेहूं और मक्के पे सबसे अधिक आता है, रतुआ नाम का रोग लगता है, धान पे बकानी नाम का रोग लगता है, और ये दोनों रोग जो होते हैं ये फंगस, फफूंद के कारण से लगते हैं। और फिर उसके हिसाब से उसमें जो है इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स इसका छिड़काव किया जाता है, और तब जाके वो जो है फिर फसल होती है। ठीक ना, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 11 का क्या निकला, बी निकला। करेक्ट आंसर 11 का निकला बी, बी बी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहां से किया जाता है। प्राकृतिक गैस जो है इसका मुख्य कंटेंट जो है वो मीथेन होता है, मीथेन होता है, मीथेन CH4 लगभग कितना 83%, 83%। ठीक है, और भारत में याद रखिएगा कि प्राकृतिक गैस सबसे अधिक मात्रा में बॉम्बे हाई से निकलता है। करेक्ट आंसर आपके पास सी हो गया। ठीक है, सी हो गया। और गुजरात का तट हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, या फिर असम हो गया, असम, असम का डिगबोई जो है, डिगबोई असम। ठीक है, ये भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है, जहां से तेल निकाला जाता था, तेल क्षेत्र है सबसे पुराना। कौन, असम का डिगबोई। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो इन सभी क्षेत्रों में से जो तेल निकाला जाता है, ये तेल को हम कच्चा तेल या क्रूड ऑयल कहते हैं, कच्चा तेल, या इसको क्रूड ऑयल कहा जाता है, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल कहा जाता है। और अच्छा, इस कच्चे तेल की अगर हम कलर की बात करें, कलर की बात, रंग, तो इसका रंग जो होता है काला होता है, काला, या काला भूरा भी लिख सकते हैं, जो भी एग्जाम में है उसके हिसाब से देख लेना है।
ब्लैक या ब्लैक भूरा होगा, ठीक है। काला कब होगा? जब डीजल की मात्रा उसमें ज्यादा होगी तब ये काला होगा। अच्छा, ये जो कच्चा तेल होगा क्रूड ऑयल, इसके प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं? प्रोडक्ट यानी उत्पाद क्या क्या इसमें से निकलता है? इसमें से निकलता है डीजल, इसमें से निकलता है पेट्रोल, उसके बाद ग्रीस, उसके बाद मोम, उसके बाद केरोसिन। केरोसिन तेल यानी मिट्टी का तेल, ठीक है, स्नेहक, ये सारी चीजें जो है ये एक्चुअली में प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। किससे? और कच्चे तेल से, जिसको हम क्रूड ऑयल के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से 12 का करेक्ट आंसर जो है ये आपके पास सी है। एक बात और ध्यान रखना है, इस कच्चे तेल को साफ करने की जो जगह होती है, साफ करने की जगह जो होती है उसको रिफाइनरी कहते हैं। तो रिफाइनरी के नाम से जाना जाता है, उसको रिफाइनरी कहा जाता है। जैसे बिहार में बरौनी का रिफाइनरी जो है, बिहार, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये कच्चे तेल को साफ करना है और साफ करके इन सब चीजों को प्राप्त करना है, ठीक है। तो 12 का करेक्ट आंसर सी है, करेक्ट आंसर सी है। 13 पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एल्यूमिनियम संयंत्र जो है इसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम संयंत्र, इसके बारे में पूछा गया है कि कौन सा इसमें से एक सही नहीं है, ठीक है। 13, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये तो कोडवा में ही है। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड हीराकुंड में ही है। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ये चेन्नई में एक्चुअली में नहीं है, मिन्नौर में है ये। तो यहाँ पर मद्रास जो है, अच्छा एक बात और ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर सी निकला। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड एक निजी क्षेत्र की कंपनी है, ध्यान दीजिएगा, निजी क्षेत्र की कंपनी है, इस बात को ध्यान में रखना है, निजी क्षेत्र की कंपनी है। ये दोनों जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र की है, पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। यहाँ एक बात और ध्यान रखना है, एल्यूमिनियम की बात हुई है, एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम का अयस्क, अयस्क जो होता है उसको बॉक्साइट कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉक्साइट कहा जाता है इसको। एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट कहलाता है, ठीक है। और अगर भंडार की दृष्टि से देखें, भंडार की दृष्टि से, तो ओडिशा, ठीक है, लगभग 51% जो बॉक्साइट है वो ओडिशा के पास है। उसके बाद कौन आया? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद कौन? गुजरात, और गुजरात के बाद कौन? तो छत्तीसगढ़ संभवतः इसमें से आता है। छत्तीसगढ़ जो है मुख्य रूप से झारखंड आता है, ठीक है। गुजरात के बाद आपके पास आता है झारखंड, गुजरात के बाद आता है झारखंड। तो इस तरह से अगर हम भंडार की दृष्टि से देखें तो ये है बॉक्साइट का। लेकिन अगर उत्पादन की दृष्टि से देखें, दोनों तरह के क्वेश्चंस अगर आएंगे, उत्पादन की दृष्टि से सबसे पहले तो ओडिशा ही होगा, सबसे अधिक उत्पादन बॉक्साइट का ओडिशा करता है। उसके बाद ये निकल जाएगा आंध्र प्रदेश, गुजरात आ जाएगा, और तीसरे नंबर पे फिर झारखंड आ जाएगा। यानी पहले वाला सीरीज याद रखना है, उसी में केवल आंध्र प्रदेश को निकाल देंगे तो उत्पादन में सबसे आगे कौन कौन, और भंडार वाले में ये आएगा। ये बात आपको याद रखना है। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, ठीक है, और इसका भंडार उत्पादन ये राज्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलिए, डिंडीगुल का नाम क्या है? डिंडीगुल, देखिए डिंडीगुल जो है ये तमिलनाडु में एक नगर का नाम है। इससे अधिक इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। आपको बता दूं कि डिंडीगुल वो जगह था जहां पर मैसूर के शासक हैदर अली ने फ्रांसीसी की सहायता से एक आर्म फैक्ट्री की स्थापना की थी। आर्म फैक्ट्री या इसको शस्त्रागार कहते हैं, शस्त्रागार की स्थापना की थी। क्या की थी? शस्त्रागार की स्थापना की थी। ये एक्चुअली में पॉइंट है क्या? डिंडीगुल का, ठीक है। तो ये क्या है? तमिलनाडु में एक नगर है। 14 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है? बी। 14 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है? बी है, ठीक। 15 की तरफ आइए, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार, अभी क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर था ये डिगबोई असम में है। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई असम में है, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका सी है, सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अंकलेश्वर गुजरात, यहां से भी तेल निकाला जाता है। बॉम्बे हाई से मुख्य रूप से नेचुरल गैस निकाला जाता है, जिसकी चर्चा ही पहले क्वेश्चन में हुई थी। प्राकृतिक गैस एंड ऑयल भी निकाला जाता है, क्रूड ऑयल भी निकाला जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ प्राकृतिक गैस के कुएं होते हैं। पहले ध्यान दीजिएगा कि तेल और गैस एक ही जगह से निकलती थी,
अब वो डिवाइड है, अब अलग अलग तरीके से उसको निकाला जाता है, ठीक है, अलग अलग जगहों से। यहाँ पे 15 का करेक्ट आंसर क्या निकला? सी निकला। सी जो है करेक्ट आंसर। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में बांटता है? ये कल के क्लास में मैंने बताया था कि जो अक्षांश है आपका, अक्षांश, ठीक है, इसमें से 23-30 डिग्री जो नॉर्थ है, ये एक्चुअली में क्या करता है, भारत को बिल्कुल दो बराबर भागों में बांटता है। वैसे भी मैं कहता हूं कि अक्षांश में 1/2 डिग्री जो नॉर्थ है, इसको हम कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा, ठीक है, ये लगभग, यहां शब्द यूज होता है लगभग, भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती है, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन वो करेक्ट लाइन कौन सी है अक्षांश की, जो एकदम से करेक्टली भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है? तो 23/1/2 नहीं, 23/30 है, ठीक है, 30-60 मिला के वही है, बात कहने का वही है। लगभग ये दो बराबर भागों में जो है वो बांटने का काम करती है कर्क रेखा। यहां एक बात और ध्यान रखना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको कहते हैं। और ये जो कर्क रेखा है, ये 21 जून को क्या होता है, 21 जून को सूर्य की किरण, सूर्य की जो किरण है, किरण वो कर्क रेखा पर परपेंडिकुलर गिरती है, यानी लंबवत गिरती है। और इसके कारण से क्या होता है, लंबवत गिरने के कारण से उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को दिन सबसे अधिक लंबा तथा रात सबसे छोटी होती है, कब? 21 जून के दिन, ठीक है। तो 16 का करेक्ट जो आंसर है हमारे पास क्या निकला? सी निकला। 16 का सी निकला। 17 पे आइए, एक पिकोग्राम बराबर कितना होता है? एक पिकोग्राम एक्चुअली में 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। याद रखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 10⁻10 मीटर को हम 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, 1 एंगस्ट्रॉम। इसको 8 डिग्री से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में परिवर्तित करता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक मोटर की बात कर ली जाए, इलेक्ट्रिक मोटर, तो ये उल्टा हो गया इसका। ये क्या करता है, विद्युत को यांत्रिक में करता है, ठीक है, यांत्रिक में करता है। लाउड स्पीकर की बात कर ली जाए, लाउड स्पीकर, तो ये क्या करता है, विद्युत को ध्वनि में करता है, ठीक। और अगर इसके पास माइक्रोफोन की बात कर ली जाए, माइक्रोफोन, तो ये क्या करता है, ये ध्वनि को विद्युत में करता है, विद्युत में, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब आपके पास होती है, विद्युत बल्ब, ये क्या करता है, ये करता है विद्युत ऊर्जा को उष्मा तथा प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है, इस प्रकार से करता है। वोल्टाइक जो बैटरी होती है, ये क्या करती है, फोटोवोल्टाइक जो बैटरी है, ये एक्चुअली में सौर ऊर्जा को डायरेक्टली विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या निकला, 18 का ए। 18 का करेक्ट आंसर निकला क्या, ए निकला। आइए 19 पे, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा। सर आइजैक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया, ठीक है। और सापेक्षवाद का सिद्धांत जो है, ये किसके द्वारा दिया गया? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो ये दिया गया था आइंस्टीन के द्वारा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात करें, ठीक है, तो ये दिया गया आपके पास फैराडे के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दिया गया। तो करेक्ट आंसर सी निकला। 19 का करेक्ट आंसर क्या निकला? सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं? आपके पास रदरफोर्ड जो है, रदरफोर्ड के द्वारा जो है नाभिक की खोज की गई। क्या कहा था उसने? नाभिक जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक आवेश होता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं।
न्यूट्रॉन होते हैं, तो दो ही कण उसमें होंगे, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, यहां पर परमाणु के अंदर क्या क्या होगा, परमाणु के अंदर आपके पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन का क्या क्या इलेक्ट्रॉन होगा, एक 3 कण होंगे परमाणु के अंदर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये सब भरे होंगे इसमें से। ठीक है, अच्छा तीनों का अगर द्रव्यमान की बात की जाए, द्रव्यमान, तो ध्यान दीजिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, सबसे पहले मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा, फिर मास ऑफ प्रोटॉन और सबसे कम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे हल्का कण कौन सा, तो न्यूट्रॉन। परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सबसे भारी कण कौन सा, सबसे भारी कण, तो वो हो जाएगा क्या, न्यूट्रॉन। वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो 20 का करेक्ट आंसर क्या निकला, सी निकला। 20 का करेक्ट आंसर है सी, सी। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे, हैवी वाटर में क्या होता है। देखिए ऐसे तो वाटर जो हम लेते हैं पानी, वो तो H2O है, यहां पर H2 की जगह क्या हो जाता है, D2O हो जाता है, जहां पे D जो है ये ड्यूटेरियम को दिखाता है, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम क्या है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है, हाइड्रोजन का समस्थानिक जो होता है, समस्थानिक, उसी को एक्चुअली में कहा जाता है क्या, ड्यूटेरियम। ठीक है, और ये हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन सा होगा, ये H12, ये एक्चुअली में होता है ड्यूटेरियम। ठीक है, और इसको हम कहते हैं D2O, तो ये आपके पास हैवी वाटर के रूप में आता है। ठीक, ये हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम वाला पानी है। करेक्ट आंसर 21 का क्या निकला, बी निकला। D2O का उपयोग नाभिकीय संयंत्र में, नाभिकीय संयंत्र में, ठीक है, ये मॉडरेटर के रूप में, मंदक के रूप में किया जाता है, मंदक या मॉडरेटर, मॉडरेटर के रूप में किया जाता है, किया जाता है। ठीक, ये एक्चुअली में पॉइंट है। तो इस तरह से हमने देखा कि 21 का करेक्ट आंसर आपके पास क्या निकला, बी निकला। हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं वो 3 होते हैं, H11, H12, H13। ठीक है, इसको प्रोटियम कहते हैं, प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम हो ही गया। इसको ट्रीटियम कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रीटियम, ट्रीटियम। एक ट्रीटियम कहा जाता है। नेक्स्ट पे आइए, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णनवाद निम्न में से किस पर आधारित है। डार्विन ने जो नेचुरल डिस्क्रिप्टिविज्म जो दिया या नेचुरल सिलेक्शन की बात की, ये है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, सही बात है ये, बी। ठीक है, दूसरा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये भी सही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये 2 सिद्धांत है, यानी कुल मिला के आंसर 1 से अधिक है, यानी करेक्ट आंसर डी है। करेक्ट आंसर इसके पास क्या है, डी है। 22 का करेक्ट आंसर आपके पास क्या आया, डी आया। ठीक है, कर लेंगे। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं। कीट की जब श्वसन की बात आती है तो इनका श्वसन मुख्य रूप से जो होता है ट्रेकिया के माध्यम से होता है। ये वातक यंत्र जो दिया हुआ है एक्चुअली में ट्रेकिया, आप इसको पढ़ेंगे, ट्रेकिया के माध्यम से वो कीट जो होते हैं अपना श्वसन करते हैं। ठीक है, और कीट के ऊपर का जो आवरण होता है, ऊपर का आवरण वो बना होता है एक्चुअली में काइटिन से, काइटिन प्रोटीन से, काइटिन प्रोटीन से जो है उनका आवरण बना होता है। ठीक है, कीट का। तो इस तरह से जो एम्फीबियन होते हैं, कुछ त्वचा से भी सांस लेने वाले, एम्फीबियन त्वचा से सांस लेने का काम करते हैं। फेफड़ों से तो ममल्स भी सांस ले लेते हैं, वर्टेब्रेट जो जनरली है ममल्स, ठीक है, वो आपके पास फेफड़ों से लेते हैं। तो करेक्ट आंसर 27 थर्ड का कीट का क्या आ गया यहाँ पे, ट्रेकिया, यानी सी, सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे, ईस्ट और मशरूम क्या है। ईस्ट देखिए, मशरूम जो है इसमें सबसे अधिक 80% प्रोटीन होता है, पहले तो ये ध्यान रखिएगा, प्रोटीन होता है, इसलिए इसको खाना चाहिए क्योंकि ये काफी अधिक मात्रा में प्रोटीन हमारे पास देता है। ये ईस्ट और ये प्रोटीन एक्चुअली में फफूंद के, फंगी के एग्जाम्पल है, फफूंद के एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि ये ईस्ट जो है इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो फर्मेंटेशन में होता है, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में, यानी किण्वन की प्रक्रिया में इसका उपयोग किया जाता है, किण्वन में, जहां CO2
H2 तथा CH4 तीन प्रकार की गैस जो है वो बाहर निकलती है, गैस बाहर निकलती है इस प्रोसेस में फर्मेंटेशन। ठीक है, इसका उपयोग फर्मेंटेशन किण्वन में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या निकला? सी निकला। ईस्ट और मशरूम किसके उदाहरण? फंगी के उदाहरण। 24 का करेक्ट आंसर जो है वो फंगी का होता है। ठीक है, ओके। आइए उसके बाद क्वेश्चन नंबर अब हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया? तो करेक्ट आंसर होगा बुर्किना फासो। बुर्किना फासो के द्वारा समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक कानून एक्सेप्ट किया गया है। 34 की तरफ चलिए। तो हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकली वीजा की सुविधा की घोषणा की? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश के लिए। अभी बांग्लादेश की स्थिति काफी खराब है, लेकिन भारत ने यहाँ के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीजा की सुविधा की घोषणा की थी। ठीक है, आइए उसके बाद फॉर्म 17C का संबंध किससे है? ये जो 17C है एक्चुअली में चुनाव के समय पर जो है मतदान केंद्र पर मत जो होता है, कितने वोट डाले गए, उनसे पूरा कैलकुलेशन से संबंधित ये जो है होता है। तो करेक्ट आंसर यहां पर हो गया मतदान केंद्र पर दर्ज मतों के लेखा जोखा से संबंधित ये फॉर्म 17C होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहां पर 35 का सी निकल के आया। अप्रैल 2024 में 2 दिवसीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया लक्षद्वीप द्वीप समूह पर, जो एक पड़बाल द्वीप का उदाहरण है, पड़बाल द्वीप। और वहां पर जो है सुरक्षा अभ्यास सागर कवच को एक्चुअली में आयोजित किया गया था। तो करेक्ट आंसर 36 का क्या निकला? बी निकला, लक्षद्वीप पर सागर कवच। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 जो हाल ही में खबरों में रही, किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 भारी उद्योग मंत्रालय का डिपार्टमेंट है और उसके द्वारा इस पॉइंट को शुरू किया गया था। 37 का करेक्ट आंसर आपके पास बी है। 37 का करेक्ट जो आंसर है वो आपके पास क्या है? बी है। 37 का बी, भारी उद्योग मंत्रालय। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग प्रशिक्षण सुविधा निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? यानी एक सुरंग है जिसमें हाइपर वेलोसिटी, काफी अधिक फास्टेस्ट तरीके से उसका मूवमेंट हो पाएगा, इसके बारे में IIT कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है ये। ठीक है, करेक्ट आंसर इसमें है IIT कानपुर। 38 का करेक्ट आंसर ए है, IIT कानपुर। केंद्रीय बजट 24-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोडमैप के लिए किन जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? गरीब, महिलाएं, युवा, अन्नदाता, सब होगा इसमें। एक से अधिक, इन सभी पे ध्यान केंद्रित करना है सरकार का। गरीब पे भी, महिलाओं पे भी, युवा पे भी, किसान पे भी। अन्नदाता मतलब यहाँ किसान हो गए मुख्य रूप से, किसान पे भी। ठीक है, इन सभी पे। तो करेक्ट आंसर 39 का क्या निकला? डी निकला। डी जो है करेक्ट आंसर हुआ। और आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार भारत वर्ष 24 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोत से कितने प्रतिशत संचयी बिजली स्थापित क्षमता प्रदान करने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा गया है 50%। क्या होगा पता नहीं, लेकिन लक्ष्य जो है 50% के आसपास रखा गया है। ठीक है, ये आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार है। ठीक, तो इस प्रकार से 40 का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या निकला? बी निकला। 40 का करेक्ट आंसर है बी। अब जस्ट यहाँ तो आज का ये वाला डिस्कशन तो हो गया। अब इसके बाद मैथ का जो है डिस्कशन सर करवाएंगे। अभी जस्ट वो आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग वेट कीजिए। उसके बाद इसके बाद वाला जो है सेट 86 ये करने का प्रयास किया जाएगा। देखते हैं कितना समय बचता है। तो अभी पहले मैथ्स का होगा, ध्यान दीजिए इसमें। थैंक यू। बोला गया है कि सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। पहला प्रश्न, 29 से बड़ी दो संख्याओं का मौसो 29 है और 29 से बड़ी दो संख्या है, 29 है, 29 से बड़ी दो संख्या है, उसकी मौसो आपका 29 है। और लौसो बोला गया है 4147 है। इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखोगे, जब भी संख्या मानना रहे तो हमेशा उसमें मौसो जरूर होता है। दो संख्या है तो पहली संख्या 29A होगा और दूसरी संख्या 29B होगा। और इसका एलसीएम क्या होता है? अगर एलसीएम आप निकालना चाहो ये संख्या का, तो यहां भी 29 है, ये भी 29 है, 29 कॉमन हो जाएगा और ये ए भी होता है, ये एलसीएम होता है। और एलसीएम दिया गया है कितना है? तो 4147 है। बच्चे 29 से अगर आप इसे काटोगे, 29 से काटोगे तो ये 143 बार में कटेगा। तो ए बी की मान आ गया 143। बच्चे अगर ए बी की मान 143 आ गया तो ये बात ध्यान रखोगे, दो संख्या ढूंढो जिसको गुना करने पे 143 आ जाए, बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। तो 11 गुना 13 करोगे तो 143 होता है। ठीक है बच्चे, तो पहली संख्या आप बताओगे, बोला गया संख्याओं का योग।
तो यही दो संख्या है, इसी का योग निकालना है। तो योग निकालोगे, यहां भी 29 है, यहां भी 29 है, 29 कॉमन हो जाएगा और a प्लस बी हो जाएगा। तो बच्चे 29 और a प्लस बी इसको जोड़ोगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 2 2 1 1 2 हो जाएगा। ये हो गया a प्लस बी की मान, a की मान 11, b की मान 13। ठीक है, आप जोड़े तो ये 9 चौके 36। ठीक है, ये 9 चौके 36 के 3 6 बाकी हाथ में 3 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18 26 26 और 2 26 और 3 26 और 3 39। ठीक है, 26 और 3 29। ठीक है, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 2 6। क्या आंसर हो जाएगा? 696। आंसर बच्चे हो जाएगा 696। बोलिए अरे हाँ या ना। अगला प्रश्न देखेंगे। बोला गया है बच्चे, अगला प्रश्न बोला गया यदि किसी संख्या में 5 जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या के दुगने से 10 कम प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करें। बोला गया है यदि किसी संख्या में 5 जोड़ा जाता है, ये कोई संख्या है, इसमें 5 जोड़ा गया है। ठीक है, बोला गया 5 जोड़ा गया है तो परिणाम जो होता है संख्या के दुगने से, इसकी परिणाम जो होगा दुगने से 10 कम प्राप्त होता है। ये बहुत इजी प्रश्न है। ये सॉरी, ये कोई संख्या, ये 2a होगा, ये 2a होगा। अब बताओगे ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, 2a में से a जाएगा तो a होगा 10 माइनस में प्लस हो जाएगा 15। तो वो संख्या कितना होगा बच्चे? 15 होगा। वो संख्या कितना होगा? 15 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है किसी पारी का उच्चतम स्कोर कुल स्कोर का 2/9 भाग था तथा दूसरी उच्चतम स्कोर शेष स्कोर का 2/9 भाग था। यदि दोनों स्कोर के बीच 8 रन का अंतर था तो कुल रन कितना था? तो देखोगे 2/9 2/9 दो बार 9 का प्रयोग किया गया है। हम चाहते हैं कि इसका टोटल रन आप मान लो कितना? 9 ही मानो। तो पहला में बोला गया है कि कुल स्कोर 9 था तो 9 का 2/9, तो 2/9 कितना होता है? तो 2 रन होता है। और शेष कितना बचा? तो 9 में से 2 रन निकल गया तो 7 बचा। 7 का फिर 2/9 तो कितना आ गया? 7 दूनी 14/9। ये दोनों का अंतर 9 दूनी 18, 18 में से 14 जाएगा तो 4/9 है। और ये अंतर है कितना? तो 8 का है। ये कटेगा 4 दूनी 8, तो 1 यूनिट की मान हो जाएगा 9 दूनी 18। 1 की मान 18 हो गया, आपने कितना माना? 9 माना है, तो 9 की मान हो जाएगा 18 9 62, 162 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 162 रन। टोटल कितना रन हो जाएगा बच्चे? 162 रन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे इस प्रश्नों को, देखेंगे बच्चे इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। बोला गया 3 बर्तन बराबर माप के हैं और तीनों में दूध और पानी का अनुपात दिया गया है। बच्चे देखोगे दूध और पानी मतलब मिल्क और वाटर का अनुपात दिया गया। 3 बर्तन है, पहला बर्तन में 2:3 है, दूसरा बर्तन में 4:5 है, तीसरे बर्तन में 6:7 है। बच्चे बोला गया है कि तीनों को मिला दिया जाए तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात बताओ। तो सुनोगे, ये जब मिलाओगे, तीनों बर्तन को जब मिलाओगे तो ये इजिली तरीका से नहीं मिलेगा। जब तक कि ये समान नहीं होगा, जब तक कि इक्वल नहीं होगा, तब तक नहीं मिलेगा। इसका कहने का अर्थ क्या है? तो सुनोगे 3 बर्तन बराबर माप के हैं, बराबर रहे या ना रहे लेकिन इसकी क्वांटिटी सेम करना रहता है। तो बच्चे ये जोड़ोगे तो टोटल क्वांटिटी कितना आया? तो सर 5 लीटर आया। यहां से कितना होगा? सर 9 लीटर होगा। यहां से कितना होगा? सर 13 लीटर होगा। क्या ये सभी 3 बराबर माप का है? तो क्या ये बराबर हुआ? नहीं। तो आपको बराबर करना होगा। आप जानते हैं कि रेशियो में किसी भी संख्या से गुना भाग कर सकते हैं। तो इसको बराबर करने के लिए आपको क्या करना होगा बच्चे? बराबर करने के लिए क्या करना होगा? तो 5 9 13 की एलसीएम लेना होगा। तो सर जी यहां से क्या करेंगे? तो ये 9 और 13 से यहां गुना कर दो, तो 13 नामा 117 से गुना करोगे और यहां पे क्या बच रहा है? तो 13 5 65 से गुना करोगे और यहां पे ये दोनों से 9 5 45 से इसमें गुना कर दिए। तो 45 से यहां किए तो यहां भी 45 से होगा, यहां भी 45 से होगा। ये अब इक्वल क्वांटिटी का आ गया। इसमें 65 से किए हो। देखो अगर इसमें बराबर करना रहे तो ये 9 को छोड़कर 13 और 5, ये वाला 13 और ये 5, 13 5 65 से गुना किए। इसको बराबर करना था तो ये 5 था पहले से, तो 5 को छोड़ दिए, 9 और 13, 13 नामा 117 यहां गुना कर दिए। यहां 65 से किए तो यहां भी 65 से करना होगा। यहां 117 से किए तो 117 यहां भी, 117 यहां भी। तो बच्चे एक बात बताओ आप मुझे, इसको जब गुना करोगे तो क्या आएगा?
तो सर पहले में आ जाएगा सर 17 दूनी 34 और 2, ये हो गया। यहाँ पे गुना करोगे तो 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20 और 6 चौके 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, 260। इसको गुना करोगे तो 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 24 और 6 पंचे 30 के 0 और 6 चौके 24 और 3 कितना हो जाएगा 24, 25, 26, 27। ठीक है, ये हो गया। मिल्क की क्वांटिटी ये हो गया। अब इसको जोड़ोगे तो जुड़ जाएगा। अब यहां से आ जाओ, तो गुना करेगा 7 तिया 51 और 3 तो 51 हो गया। इसको गुना करेंगे 25 25, 6 पंचे 30 और 2 32, ये हो गया। इसको गुना करेंगे 7 पच्चे 35, 7 चौके 28, 28 और 3 31। अब सबको जोड़ लेंगे तो 1 और 5, 5 5 10 और 1 11। ठीक है, 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 1 9, 991। ठीक है, अब बताओगे 5 3 3 6 6 3 9, एक ही दिख रहा है 991, इसी ऑप्शन सी। इसको जोड़ोगे तो 764 होगा। आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, तो सी हो जाएगा। अरे हाँ या ना, ए नहीं होगा। किसका कोई ट्रिक नहीं है, एकदम सबका ट्रिक है, इसका ट्रिक ही है ये। बिना अगर ट्रिक नहीं लगाओगे तो ये कम से कम तो 1 से 2 पेज में ये क्वेश्चन बनने वाला, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है ये। आपके कॉमन पेपर में नहीं पूछा जाता है। कभी कभी जो अगर इस टाइप का क्वेश्चन बना, ये इससे इजी रहेगा। कभी कभी बना तो इतना लेवल जा सकता है। बीपीएससी का कोई ठीक नहीं है, कभी भी यहां तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो एक बात बताओगे, बोला गया है, ध्यान से समझोगे, बोला गया है रसायन केमिस्ट्री की कक्षा में 27 विद्यार्थी है और 22 विद्यार्थी फिजिक्स की क्लास में है और इनमें 7 विद्यार्थी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में है। बोला गया केवल भौतिकी लेने वाले और केवल रसायन मतलब केमिस्ट्री लेने वाले विद्यार्थियों का अनुपात बताओ। मेरे प्यारे मित्र, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो एक केमिस्ट्री का घर बनाओ और एक फिजिक्स का बनाओ और कुछ ऐसे भी भाग बनाओ जो कि दोनों में कॉमन हो। ये केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री में टोटल 27 विद्यार्थी है और फिजिक्स में टोटल 22 विद्यार्थी है। लेकिन बोला गया है कि 22 विद्यार्थी है, लेकिन बोला गया 7 विद्यार्थी केमिस्ट्री भी है लेता है और फिजिक्स भी लेता है। तो बोलो ये टोटल घर का कैपेसिटी 27 है, 7 विद्यार्थी आ गया यहां पे, तो बचा कितना, तो 20। ये 20 आया तो ओनली केमिस्ट्री का आया, केवल केमिस्ट्री का आया बच्चे, केवल केमिस्ट्री का आया। फिर 22 में से 27 चला गया तो 22 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, 15। तो 15 विद्यार्थी केवल फिजिक्स पढ़ता है। तो क्या पूछा रहा है, क्या पूछ रहा है, तो फिजिक्स और रसायन लेने वाले केवल जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री लेने वाला, फिजिक्स 15 ले रहा है और केमिस्ट्री कितना ले रहा है, 20। इसकी अनुपात निकालोगे, 5 से काटोगे 3 और 5 से काटोगे 4, तो 3:4। आंसर क्या हो जाएगा, तो ए होगा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। ये लगता है मेरे ख्याल से क्वेश्चन है। 45 विद्यार्थियों के एक समूह के प्राप्तांक जो है कितना है, औसत जो है 62.2 था। तो 45 अगर विद्यार्थी है और एक विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक 16.2 है तो टोटल स्टूडेंट का औसत योगफल क्या हो जाएगा, तो योगफल होता औसत गुना संख्या। इसको उड़ा देंगे, नीचे में 10 आएगा। 5 से काटोगे ये 2 होगा, ये 9 होगा, 2 से काटोगे तो 8 और 1 गुना करोगे 9, 9 72। तो टोटल स्टूडेंटों की औसत नहीं, टोटल जो भी प्राप्तांक हुआ, प्राप्त अंक जो है टोटल स्टूडेंट के 729 अंक आया है। बोला जाता है एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, तो 45 था अब 44 बचा, तो इसके औसत जो हो गया 16.5 हो गया। तो 44 स्टूडेंट का टोटल कितना हो जाएगा, टोटल औसत अंक कितना हो जाएगा। सर इसको उड़ा दिए, 5 से काटोगे 2, 5 से काटोगे 3, 3 इसको काटेंगे तो सर जी 22 से 22 ये हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 12 का 2, ठीक है, और 3 दूनी 6 1 7, 726। बच्चे जो स्टूडेंट गया उसकी औसत के मतलब अंक क्या रहा होगा। पहले टोटल 45 स्टूडेंट का अंक था 729, अभी 44 स्टूडेंट का अंक आया 726। तो जाने वाले स्टूडेंट का बताओगे कितने अंक रहे होंगे, तो सर जी 729 में से 726 घटा देंगे तो 3 अंक आएगा। तो 3 अंक था जो कि गया है। अब बोला गया एक स्टूडेंट फिर आ गया, तो 44 था फिर आ गया तो 45 हो गया। तो बोला गया कि 16.4 हो गया इसकी औसत, इसकी औसत 16.4 हो गया। और स्टूडेंट फिर से हमारा 44 से कितना हो गया 45। तो बच्चे ये उड़ेगा 10 आएगा, 5 से काटोगे 2 और ये 9 होगा। ये क्या होगा 8 और 2। अब गुना करोगे तो 9 दूनी 18 और 9 8 72, 72 और 1 73, ये हो गया। तो एक बात बताओगे, अभी स्टूडेंट का प्राप्तांक टोटल 45 स्टूडेंट का प्राप्तांक 738 था है, उससे पहले कितना था 726।
तो बताओगे जो आया एक स्टूडेंट को कितना लेकर आया। सर 738 में से 726 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2, 12 लेकर आया। तो यही बोला गया है कि समूह छोड़कर जाने वाला और समूह में शामिल होने वाले का औसत प्राप्तांक क्या होगा। तो औसत अगर निकालना रहेगा तो जो गया था उसकी प्राप्तांक 3 था, जो आया उसकी 12 था, सबको जोड़ के 2 से भाग दे दोगे, क्योंकि औसत होता है योगफल बटा संख्या। 2 को ऐसा काम किया, 15/2 का मतलब 7.5 होता है। कितना हो जाएगा बच्चे? 7.5। आंसर सी हो जाएगा। चलिए आइए इस प्रश्नों को देखेंगे। बोला गया इनलेट मतलब भरने वाला पाइप पी है, 7 घंटे में कोई टैंक भर सकता है। इसमें टोटल वाटर आएगा, इसमें पी नाम का कोई टैंक है, इसको 7 घंटा भर सकता है। और कोई आउटलेट खाली करने वाला पाइप है क्यू नाम का, वो 6 घंटा खाली करता है। माइनस लिखोगे, खाली करने में नेगेटिव एनर्जी लगता है इसलिए माइनस लिखते हैं। तो 7 और 6 का एलसीएम ले लो, कितना? तो 42 लीटर पानी मानो एक टैंक में आता है। कितना पानी आता है बच्चे? तो 42 लीटर टैंक मान लो कि पानी आता है। तो ये 7 घंटा में अगर 42 लीटर पानी भरता है तो 1 घंटा में 6 भर रहा होगा। ये 6 घंटा में 42 पानी खाली करता है तो 1 घंटा में ये 7 खाली कर रहा होगा। बोला गया है कि पहले पी को 3 घंटे के लिए खोला जाता है, तो 1 घंटा में 6 लीटर पानी भरता है, तो 3 घंटा के लिए खोला जाएगा पी को, तो 6 18 लीटर पानी, 18 लीटर पानी जो है इसमें आ जाएगा, भर जाएगा टंकी में। अब बोला जाता है उसके बाद क्यू को भी खोल दिया जाता, तो टैंक को खाली होने में करने में कितना समय लगेगा। तो बताओगे पी और क्यू दोनों खुल गया। अब 18 लीटर पानी भरने के बाद पी 6 भरेगा और क्यू 7 खाली करेगा, तो बचेगा कितना? तो बचेगा नहीं और खाली ही हो जाएगा, तो -1 के हिसाब से खाली होगा। अभी हमारे पास 18 लीटर पानी हमने स्टॉक कर रखा था, तो 18 लीटर पानी है स्टॉक में और 1 लीटर प्रति घंटा खाली हो रहा है, तो 18 लीटर पानी खाली होने में कितना देर लगेगा? 18 घंटा लगेगा। कितना देर लगेगा? 18 घंटा लगेगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न ये आपका है। बोला गया एक व्यक्ति पहाड़ की चढ़ाई 24 किलोमीटर पर घंटा की चाल से कुछ दूरी तय करता है तथा 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वो वापस लौटता है, और बोला गया है समान दूरी है, दूरी क्या है? समान है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगा? अगर तो जिस दूरी को गए हो x किलोमीटर पर घंटा से गए हो और इसी दूरी को y किलोमीटर पर घंटा से आए हो, तो औसत चाल होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखोगे, औसत चाल होता है कि औसत चाल बराबर में 2xy बटा में x + y। तो बताओगे गए हैं आप 24 किलोमीटर पर घंटा से, ठीक है, आए हो 36 किलोमीटर पर घंटा, दोनों गुना करके इसी दोनों को जोड़ दो, आपकी आंसर आ जाएगा। बट्टा में इसी दोनों का योग, ये जोड़ोगे तो 3 2 5 1 6, इसे काटेंगे तो ये 30 हो जाएगा। अब बताओगे 6 से काटेंगे ये 5 होगा और ये 6 होगा, ठीक है। तो 24 छक्का 144 होता है, 144 बटा 5 करोगे तो 5 दूनी 10, 8 पंचे 40 और 8 पंचे 40, 28.8 किलोमीटर पर घंटा। आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। चलिए बच्चे आपका समाप्त हो गया क्वेश्चन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।